हे व्यूअर्स, आज की चाइनीज ड्रामा मूवी की स्टार्टिंग में हम जेनी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में बेड में लेटी हुई होती है। और आज यहाँ पे जेनी की ऑपरेशन थी, वो भी आँखों की। और इतने में डॉक्टर्स के हस्बैंड को बताने लग जाते हैं कि आपकी वाइफ की आई सर्जरी के लिए आपकी कंसर्न की ज़रूरत है यहाँ पे, और इस वजह से आपको फॉर्म में साइन करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ वो साइन भी कर देता है। इसके बाद ऑपरेशन थिएटर में किम जेनी के पास चला जाता है, ये कहते हुए कि मैं जेनी से कुछ भी कहूँगा वो सारी चीज़ें करने के लिए रेडी हो जाएगी, भले ही वो जान क्यों ना देना पड़े। उसके बाद जेनी अपने हस्बैंड मतलब किम से पूछने लग जाती है, क्या तुम्हें मेरी आंखों की कुछ भी नहीं पड़ी है? जहाँ पे किम जवाब देता है कि देखो, ये एक नॉर्मल सी सर्जरी है, और ऐसे भी मैंने पता कर ली है, इस सर्जरी के बाद तुम एकदम फिट और फाइन रहोगी। और इसके बदले में तुम्हें क्या ही हो जाएगा? हाँ, तुम हमेशा से नाटक ही करती आई हो, विक्टिम कार्ड प्ले करती आई हो। रही बात यहाँ पे जैसे की, तो उस बेचारे की आंखें कितनी जल्दी ख़राब हो सकती है, तुम्हें कोई अंदाज़ा है? इतने में ही किम के पास जैसे भाग के आ जाती है और नाटक करने लगती है कि जाने भी दो, अगर यहाँ पे वो अपनी आई डोनेट नहीं करना चाहती है तो फिर मैं उसे इसके लिए फोर्स नहीं करना चाहती हूँ। ऐसे भी देखो वो बेचारी कितनी टेंशन में है। पर यहाँ पे किम कहने लगता है कि नहीं, यहाँ पे उसने जो किया है उससे पता लगना ही चाहिए कि आखिर अपने हरकतों की अंजाम क्या हो सकती है। और हाँ, तुम यहाँ पे फिक्र मत करो, यहाँ पे सब कुछ ठीक ही जाएगा। इसके साथ साथ वो डॉक्टर को सर्जरी की प्रोसीजर शुरू करने के लिए कहता है, और ये सारी चीज़ें देख के जैसे कुछ ज़्यादा ही खुश होती है। बाद में जब वो लोग ऑपरेशन थिएटर से जा रही होती है तो जेनी नील डाउन करके किम के आगे माफ़ी मांगने लग जाती है, और वो पूछने लग जाती है कि 8 साल से हम एक साथ हैं, क्या इस 8 सालों में ज़रा से भी तुम्हें बात सही सिर्फ और सिर्फ मियाँ के लिए थी, और यहाँ पे ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ मुझे शादी करवा दिया गया, और तुमसे मुझे कोई भी मतलब नहीं है। इसके बाद किम वहाँ से जाने लगता है तो जैसे ही फिर से नाटक करने लगती है तो किम कहता है, इस वर्ल्ड में और भी ज़्यादा स्पेंड करने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए आपको। क्या आप अपने हस्बैंड को गुड बाय कहना चाहते हैं? जहाँ पे जेनी उसे साफ साफ मना कर देती है कि उसकी इस दुनिया में और कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो फिर यही बेटर होगा कि वो दूसरे वर्ल्ड में होती तो मेरे जैसे लड़की की आज आँखें भी होती। थोड़ी देर में हम देखते चान आके तुरंत ही किम के कॉलर पकड़ के उसे मार रहा होता है। तभी वहाँ पे बॉडीगार्ड्स आते हैं और चान को पकड़ लेते हैं। तो किम यहाँ पे चान को कहता है कि ये सारी चीज़ें मेरी और जेनी के अंदर है, तुम बीच में ना आओ तो ही अच्छा होगा। जहाँ पे जैन कह रहा था कि तुम्हें पता भी है ये ऑपरेशन कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि जेनी की बॉडी में पहले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जहाँ पे किम उसे कहने लगता है कि मज़ाक ख़त्म हो गया, ज़रूरी यहाँ पे तुम्हें भी जेनी नहीं भेजा होगा ताकि तुम मेरे पास आके ये सब बोल पाओ और मुझे बुरा लग जाए, और मुझे गिल्टी फील करवाना चाहते हो तुम लोग। तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि अगर उस ऑपरेशन बेड में वो मर भी जाती है फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसकी मौत पे उसकी ही गलती होगी। उसके बाद वो जैसे को लेके वहाँ से चले जाता है। दूसरे और यहाँ पे जान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो चिल्लाने लगता है कि तुम बहुत ही जल्द बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करने वाले हो किम। दूसरे और हम देखते हैं कि जेनी के ऑपरेशन होने के कुछ घंटे बाद जैसे कि भी आई ट्रांसप्लांटेशन कंप्लीट हो चुकी है, जिसके बाद जैसे यहाँ पे अच्छे से देख पा रही थी, और वो अपने बगल में किम को देख के और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। इतने में यहाँ पे किम सोचने लगता है कि तुम्हारे बहुत पहले ही तो जेनी की ऑपरेशन ख़त्म हो गई है, तो फिर क्या वो मरने का नाटक कर रही है? उसने ऑपरेशन के बाद अभी तक मुझे कॉल क्यों नहीं किया? इसके बाद वो जेनी को मिलने के लिए जाए थोड़ी देर कि उसके सर में चक्कर आ रही है। तो किम को भी लगता है कि अभी अभी उसके रेटिना की सर्जरी हुई है, जिस कारण से शायद वो अभी भी बहुत ज़्यादा वीक है, इसलिए वो डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रहा था। पर यहाँ पे जैसे फिर से उसे रोक देती है और कहती है बस तुम यहाँ पे मेरे पास रहो। और इतने में यहाँ पे मिस्टर किम का असिस्टेंट आ जाता है, जिससे आने के बाद वो अपने वाइफ जेनी के बारे में पूछने लग जाता है। और यहाँ पे असिस्टेंट भी कहता है कि आपकी वाइफ जेनी की सर्जरी एकदम सक्सेसफुल गया है, और साथ ही साथ वो डिस्चार्ज भी हो चुकी है। ये बात सुन के तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कि वो डिस्चार्ज हो चुकी है और अभी तक मेरे से एक बार मिलने की तक कोशिश नहीं की, ना ही उसने कॉल किया है। इसके बाद वो ऐसा जाने ही वाला था कि जैसे फिर से उसे रोक लेती है। वो कहती है कि शायद जेनी मुझसे गुस्सा हो गई है, मुझे ऐसा लगता है उसके पास जाके मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। मुझे पता है वो ज़रूर हम दोनों को माफ़ ही कर देगी।
पर यहाँ पे किम कहने लगता है कि तुम क्यों ही माफ़ी मांगोगे उससे, तुमने तो कोई गलती नहीं की है। और रही बात यहाँ पे जेनी की, वो तो पहले से ही अपनी अकड़ में चलती है और तुम अपनी गलती ना होने के बावजूद भी उससे माफ़ी मांगने चाहते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं बाद में उसे देख लूँगा। इसके बाद वो वहाँ से जाने लग जाता है, जहाँ पे जैसे उसे कह रही होती है कि उस पर गुस्सा मत करना, वो भी तो बेचारी ही है। और यहाँ पे किम के जाने के बाद वो अपने में ही बोलने लग जाती है कि इस इंसान को तो बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान है। इसके बाद वो असिस्टेंट से खुद पूछने लगती है कि सचमुच वो मर गई है ना, जहाँ पे असिस्टेंट कहती है हाँ, अब वो इस दुनिया में नहीं है। और हाँ मैम, आपको कंग्रेचुलेशन, आपने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को हटा ही दी आखिर। तो यहाँ पे जैसे कहने लग जाती है ऑफ कोर्स, वही तो थी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तुम्हें नहीं पता मैं कितनी ज़्यादा पैसा खर्च किया है ये फेक रिपोर्ट्स बनाने में, और ऊपर से डॉक्टर को यहाँ पे पैसे खिलाए मैंने इतने सारे, बस ये कहने के लिए कि मैं ब्लाइंड हो चुकी हूँ। और इतना कुछ कहने के बाद जाके ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है। और उस हॉस्पिटल रूम के बाहर खड़े हुए हमारा स्मार्ट चांद सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया होता है इसकी बातें। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि घर आ गया होता है, जहाँ पे वो आने के बाद ही जेनी को चिल्लाने लगता है और बुलाने लगता है। पर यहाँ पे जेनी तो उसे कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करती है, इसलिए वो समझ जाता है कि शायद वो कहीं गई है। वो उसके फ़ोन को भी चेक करता है, पर वहाँ पे जेनी की कोई भी टेक्स्ट और मैसेज कुछ भी नहीं थी, ना ही कोई कॉल। ये सारी चीज़ देख के उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि आखिर जेनी अपने आप को समझती क्या है, उसके अंदर इतनी सारी, और मैं उसे मनाऊँगा, मैं उसे समझाऊँगा। लेकिन ऐसा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इतने में ही दरवाजे वर्मन चला जाता है। ये सारी चीज़ों को सुन के तो किम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसके बाद जब वो बॉक्स को ओपन करता है तो वहाँ पे देखता है जेनी का फ़ोन होता है, साथ में उसका वेडिंग रिंग। और उस वेडिंग रिंग को देख के वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे ये पता था कि कुछ भी हो जाए उस वेडिंग रिंग को जेनी हमेशा अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल के रखती थी। और आज तक 8 साल की मैरिड लाइफ में उसने कभी भी इस रिंग को अपनी उंगली से एक पल के लिए भी नहीं उतारी थी, तो फिर अब क्यों उतार दिया अचानक से वो। और उस रिंग को जब वो गौर से देख रहा होता है तो वहाँ पे एक एकदम छोटी अमाउंट का ब्लड दिखाई देता है, जिसलिए वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि उसे कुछ हो तो नहीं गया है। इसके बाद ही जेनी की सर्जरी वाली बात उसे याद आने लग जाता है और उसे लग रहा होता है कि जेनी यहाँ पे सचमुच मर तो नहीं गई। थोड़ी देर में उसके पास एक टेक्स्ट आ जाता है। वो मनी मन सोच रहा होता है कि मैं भी अब देखना चाहूँगी ये लड़की मुझसे कब तक और कहाँ तक छुप सकती है। दूसरे सीन में हम चांद को देखते हैं, जहाँ पे वो जेनी की राख को लेके आया होता है एक रिवर के सामने, और वो उसे देखते हुए कहने लगता है आखिरकार तुम्हें तुम्हारी आज़ादी, तुम्हारी फ्रीडम मिल ही चुकी है, और आगे तो क्या, अब हर कोई तुम्हें और परेशान नहीं कर सकता। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता वो टेक्स्ट जो किम के पास आया हुआ था वो चांद का ही था, और यहाँ पे किम को चांद नहीं बुलाया होता है। इतने में ही यहाँ पे किम आ जाता है और चांद से पूछने लग जाता है कि जेनी कहाँ पे है। तो यहाँ पे चांद बड़े गुस्से में जवाब देता है कि क्या तुम अंधे हो चुके हो, देखो यहाँ पे ही है जेनी। उसके बाद किम उस बॉक्स को देखता है जहाँ पे जेनी की राख होती है, और वो चांद को कहने लगता है कि मेरे साथ ये बेहुदा मजाक करना बंद करो। यहाँ पे मुझे पहले असिस्टेंट ने बता दिया था कि उसकी सर्जरी बहुत ही अच्छे तरीके में मिल चुका है, और यहाँ पे तुम मुझे अभी अब से और तुम कभी भी जेनी को नहीं देख सकते हो। तो यहाँ पे किम भी बड़े गुरूर के साथ कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी खाओगे मैं मान लूँगा और मैं गिल्टी में आ जाऊँगा। तो याद रखना चांद, यहाँ पे ये सब कुछ भी नहीं होने वाला है। साथ ही साथ उसे ऐसा लगता है कि जेनी आसपास छुप के उसे देख रहा होता है, और वो कहने लगता है कि यहाँ पे मुझे पता है वो आसपास ही है, और वो ये देखना चाहता है ना, वो चाहता है ना मैं उसके सामने गिड़गिड़ाऊँ, रोऊँ, माफ़ी मांगूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसके साथ साथ उस बक्से को वो अपने पैरों से मार देता है। चांद यहाँ पे उसे रोकने की कोशिश तो करता है, पर बॉक्स को अभी तक वो लात मार चुका था और वो बॉक्स खुलकर इधर उधर फैल चुका है। यहाँ पे चांद बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और साथ में बहुत इमोशनल होकर रोने लग जाता है कि जेनी मुझे माफ़ करना, मैं आखिरी टाइम पे भी तुम्हें एक पीसफुली गुड बाय नहीं कह सका। इसके बाद वो गुस्से में आके किम को पंच कर देता है, जहाँ पे किम कहने लग जाता है कि लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही उसे पसंद करते हो, जिस कारण से तुम उसके साइड लेने के लिए इधर आ गए हो। तो मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा कि ये एक हस्बैंड और वाइफ के अंदर मैटर है। पर चांद यहाँ पे चिल्लाने लग जाता है कि तुम्हारा वाइफ इस दुनिया में और नहीं रहा किम, तुम्हें क्या ये तक पता नहीं है कि उसकी पहले
कितनी बार सर्जरी हो चुका था कि उसकी बॉडी में उसकी अजीब अजीब होल से बहुत सारे। जहाँ पे यहाँ पे किम सुनने के बाद कहने लग जाता है कि ऐसे पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑपरेशन के पहले मैंने सारे के सारे चेकअप करवाया था जो बिल्कुल हेल्दी रिपोर्ट आई थी। फिर चान कहने लगता है क्या हेल्दी रिपोर्ट्स आई थी? इसके बाद उसके सारे हॉस्पिटल रिपोर्ट्स उसके मुंह पे फेंक के मारता है और वो ये कहने लगता है कि तुम्हारी जो लवर जैसी है उसने तुमसे झूठ कहा है किम, और ये सारे रिपोर्ट्स को फैब्रिकेट किया गया है। अगर तुम्हारे अंदर ज़रा सी भी हिम्मत है तो ये सारे रिपोर्ट्स को देखो और बताओ। ये सारे रिपोर्ट्स को देखने के बाद भी किम को यकीन नहीं हो रहा था। वो कहने लगता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो तो एकदम फिट एंड फाइन दिख रही थी, जगह दारू मतलब ड्रिंक्स भर गई थी, जिस वजह से अक्सर उसके स्टमक पे पेन हुआ करता था, पर तुम्हें तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था किम। इसके साथ साथ हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपने स्टमक पेन को ना सह पा के जेनी किम को बता रही होती है, पर यहाँ पे किम को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और साथ ही साथ यहाँ पे वो जेनी को धक्का देकर वहाँ से अपनी लवर जैसे को लेके चला जाता है। इसके बाद फिर से हम रियल लाइफ में आ जाते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पे चान अभी भी कह रहा होता है कि तुम्हें पता तक नहीं है तुम्हारी बिजनेस के लिए उसने क्या क्या नहीं किया है। उसने अपनी फैमिली से, अपने डैड से झगड़ा है तुम्हारी बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, और बस इतना ही नहीं, शुरुआत से लेके आखिर तक, मरने के पहले तक उसने तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए, साथ में तुम्हारी कंपनी के लिए क्या क्या नहीं किया है। अगर तुम्हारी कंपनी चल पा रही है अच्छे से तो वो सिर्फ और सिर्फ जेनी की वजह से है। एज अ वाइफ उसने अपनी 100% नहीं 200% तुम्हें दिया है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाए हैं, पर बदले में तुमने अप्रिसिएशन उसे कभी भी नहीं दी। इसके बाद किम को एक फ्लैशबैक याद आ जाता है जहाँ पे वो लोग डिनर कर रहे थे, जहाँ पे वो जेनी से पूछ रहा था कि तुम मेरे साथ इतना अच्छे से क्यों रहते हो और तुम मेरे लिए बेवजह इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो। जहाँ पे जेनी उसे कह रही होती है मैंने तो तुमसे पहले ही कहा है मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए आई हूँ, ताकि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रह पाऊँ। इसके बाद रियल टाइम पे फिर से चान उसे कह रहा होता है कि आज तक तुमने जेनी को बस और बस इग्नोर ही किया है, वो भी अपनी लवर जैसी के लिए। ना जाने अब तक जैसी उसके बारे में तुम्हें क्या क्या समझाती ना आई है। ये सारी बात सुन के वो रेंगते हुए उसके आखिरी उस राखी बक्से के पास जाने लगता है किम, पर चान यहाँ पे उसे उस बक्से को टच तक नहीं करने देता है, ये कहते हुए कि तुम उसे डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करते हो, ना पहले करते थे, ना आज करते हो, ना आगे भी कभी करोगे, और अब तो वो है भी नहीं इस दुनिया में। इसके थोड़ी देर बाद अचानक से किम को जेनी दिख रही होती है। इसके बाद वो तुरंत ही जेनी के पास जाके उसे हग करने के लिए चला जाता है, पर यहाँ पे जेनी गायब हो जाती है। मतलब यहाँ पे किम को हेलुसिनेशन होना शुरू हो गया था। ये सब देख के चान कह रही होती है कि देखा तुम बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करने वाले हो किम, और यहाँ पे जेनी तुम्हारे पास कभी भी वापस नहीं आएगी अब। इसके बाद कहीं ना कहीं किम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, और साथ ही साथ चान के पास जाके बार बार कह रहा था प्लीज़ प्लीज़ एक बार कहो ये सारी चीज़ें झूठ है, तुम झूठ कह रहे हो, मैं तुम्हारा कोई भी बात नहीं मानता हूँ। जहाँ पे चान भी काफ़ी गुस्से में कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई बेफालतू का टाइम नहीं है जो मैं तुम्हारे पास आके एटलीस्ट झूठ कहूँ, और ऐसे भी समय रहते हुए अगर मैं जेनी को कह देता मेरे साथ चलने के लिए तो शायद आज वो ज़िंदा होती। इसके बाद वो उसे फ़ोन देख के वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में हम जेनी को देखते हैं जहाँ पे जैसे जेनी के ड्रेसिंग रूम में थी और उसके पास उसके कलेक्शन में इतनी सारे कपड़े देख के वो बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रही थी, ये कहते हुए कि देखा अब तो तुम्हारी लाइफ मैं लीड करूँगी, तुम्हारी लाइफ मैंने छीन ली है, अब तुम्हारे हस्बैंड को अब ले लेना कोई भी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, मैं उसे अपने कब्जे में रखूँगी। इसके बाद जैसी जेनी की नाइट ड्रेस को देखती है, उसके बाद वो चेंज करने चली जाती है। थोड़ी देर में यहाँ पे कि जेनी है और वो जेनी को फिर से एक बार हेलुसिनेट करने लग जाता है। इसके बाद वो उसके हेलुसिनेशन से बाहर आके फर्स्ट लंच सब कुछ बना पाऊंगी, पर इतने में ही किम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और उसका गला दबाने लग जाता है, जहाँ पे जैसी बार बार कह रही होती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो कि मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही है। जहाँ पे किम कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है, तुम जेनी के कपड़े को टच करते हो। जहाँ पे जैसे उसे सॉरी कहते हुए कहने लग जाती है कि असल में मेरे कपड़े ख़राब हो गए थे तो मैंने सोचा कि जेनी की बस एक ही कपड़ा मैं पहन लूँ। जहाँ पे चिल्लाते हुए किम कहने लग जाता है कि अभी के अभी उसके कपड़े निकालो, तुम उसके कपड़े पहनने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। उसके बाद वो फटाक से चेंज करने के लिए चली जाती है जैसी।
चेंज करके आने के बाद वो किम को देख रही होती है और सोचने लग जाती है कि ये अचानक से बदल कैसे गया, ये तो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, कहीं से कुछ भी पता तो नहीं लग गया। उसके बाद वो अपना नाटक करने के लिए उसके पास जाने लगती है, ये कहते हुए कि शायद तुम्हें जेनी ने बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है, पर तुम टेंशन मत लो, तुम्हें जितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तुम सारे गुस्सा मुझ पर निकाल सकते हो, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को समझ सकती हूँ किम। हर जेनी को भी यहाँ पे तो समझना ही चाहिए ना कि तुम कितने ज़्यादा थके हुए होते हो और पैसे कमा के लाते हो सब, तो जेनी को तुम्हारे साथ ऐसे झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। पर अब तुम टेंशन मत लो, मैं आ चुकी हूँ ना, अब कोई भी टेंशन लेने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। इसके बाद किम सोचने लग जाता है कि इससे पहले मैंने आज तक इसकी बातों पर ठीक से ध्यान क्यों नहीं दिया, ये तो हमेशा ही मुझे जेनी को लेकर मुझे भड़काया करती है। जहाँ पे वो पूछने लग जाता है कि तुम हमारे वाइफ एंड हस्बैंड के अंदर क्यों बोल रही हो, जहाँ पे जैसे कहती है मुझे माफ़ कर देना, मुझे बस तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र है। जहाँ पे किम गुस्से में कहता है कि क्या सच में तुम्हें मेरी फिक्र है या फिर तुम मेरी वाइफ की जगह लेने की कोशिश कर रहे हो, और तुम विदाउट परमिशन उसके कमरे में जाकर उसके ड्रेसिंग रूम पे जाकर उसके कपड़े पहन के आए हो। जैसे यहाँ पे जैसे कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है किम, और किम यहाँ पे सिर्फ उसके कपड़े के बारे में बात करी जा रही थी, और जो कि खुद ही जेनी को अभी तक फोर्स किया है अपने आई डोनेट करने के लिए ताकि उसकी आंखों से जैसी देख पाए। उसके बाद किम कहने लग जाता है कि सच सच बताना मुझे जैसी, मैंने उसकी हेल्थ रिपोर्ट देखा है, क्या वो सच है, क्या तुमने उसकी रिपोर्ट को फैब्रिकेट किया है। उसके बाद वो जैसे कि हाथ पकड़ के मरोड़ने लग जाता है, अरे यहाँ पे ड्रामा करते हुए रोती हुई जैसे कहने लगती है क्या तुम मुझ पे शक कर रहे हो किम, हम लोग तो रिपोर्ट लेने के लिए एक साथ गए थे ना, और एक साथ हमने रिपोर्ट सबमिट भी की थी, तो आखिर यहाँ पे कब मुझे मौका मिला कि मैं उस रिपोर्ट को फैब्रिकेट कर पाऊँ। तो उसकी बातों से फिर से एक बार मैनिपुलेट हो जाता है किम और सोचने लगता है कि यहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो रही है। उसके बाद वो जेसी को वहाँ से जाने के लिए कह देता है, हाँ जेसी कह रही होती है कि यहाँ पे तो जेनी है ही नहीं, और ऐसे भी तुम बहुत ज़्यादा थक चुके हो, और आजकल तो जेनी का और तुम्हारा बहुत ज़्यादा झगड़ा होता रहता है, जेनी बिल्कुल भी तुम्हें डिज़र्व नहीं करती है, तो ऐसा करो क्यों ना तुम दोनों डिवोर्स ले लो। ये कहने के साथ साथ ही किम जोर से उसे चिल्लाने लग जाता है, वो कहता है मैं कभी भी जेनी को डिवोर्स देने वाला नहीं हूँ। जहाँ पे जैसे कहती है कि तुम अभी ये सब क्या कह रहे हो, तुमने ही तो कहा था ना तुम मुझसे प्यार करते हो, और ऐसा भी ये तो शुरुआत से ही होते आ रहा है, उसने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, पर तुमने तो हमेशा से यही कहा था ना कि तुम मुझसे लव करते हो, और आज जब मौका है तब तुम अपनी बातों से पलट रहे हो किम। जहाँ पे किम कहता है कि मुझे कोई भी बकवास नहीं करना है तुम्हारे साथ, जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद जैसे यहाँ से चली जाती है, पर उसके जाने के बाद भी अभी भी किम को यकीन नहीं हो रहा था कि जेनी अब इस दुनिया में नहीं है। वो उसकी फ़ोन के वॉलपेपर को देख के वही सोच रहा था और कह रहा था कि प्लीज़ प्लीज़ एक बार मेरे पास तुम वापस आ जाओ, प्लीज़ एक बार और आखिरी मौका दे दो मुझे, तो फिर तुम देखना मैं बिल्कुल भी तुम्हें अपसेट नहीं करूँगा। इसके साथ साथ उसका फ़ोन अनलॉक हो जाता है और साथ ही साथ उसे एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी मिलता है, और इस वॉइस चालाकी से जेसी और उसके असिस्टेंट की बातों को रिकॉर्ड किया था। ये वॉइस रिकॉर्डिंग सुनने के बाद ही तो किम एकदम गुस्से में ही आ जाता है, और इससे ही उस गधे को समझ में आता है कि जेसी ने उसे कैसे अपने जाल में फंसाया है, जेसी ने अभी तक उसके साथ क्या क्या करती आई है और उसने कितनी बड़ी धोखा दिया है किम को। दूसरी तरफ हम जेसी को देखते हैं जो कि रोड से चल रही होती है, पर गुस्से में वो अपने हैंडबैग को रास्ते में ही पटक देती है और साथ ही साथ उसे लात मारनी शुरू कर देती है जैसे कि वो जेनी हो कि तुमने उस रिपोर्ट्स को ढंग से रखा तो है ना, कहीं यहाँ पे किम तो मुझ पे शक नहीं कर रहा है, तो मैं तुम्हें अभी से ही अच्छे से बता रही हूँ उस सारे के सारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दो, नहीं तो हम दोनों यहाँ पे खतरे में आ जाएंगे। और इतने में ही देखते हैं वो पीछे से किम उसका नाम चिल्लाते हुए उसके पास आता है, आने के साथ साथ उसका गला एकदम दबोच लेता है। जब वो चिल्ला रहा होता है कि मुझे सब कुछ पता लग गया है, असलियत क्या है और झूठ क्या है, तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है, तुमने जेनी की रिपोर्ट्स को फैब्रिकेट की है, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कहाँ से आती है मुझसे इतनी सारी चीज़ें झूठ कहने की। और वहाँ पे बार बार वो अपने गले से उसका हाथ छुड़वानी चाहती थी, ये कहते हुए कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है किम, आखिर मैं ऐसा क्यों करूं, तुम्हें ज़रूर यहाँ पे किसी ने भटकाया होगा।
जहाँ पे किम कहना लगता है कि क्या मुझे किसी ने भटकाया है? मैंने अपने कानों से सारी डिटेल्स सुना है, तुम्हारी सारी असलियत मैंने सुन लिया है। यहाँ पे तुम मुझे और बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो लीसा, अब बस करो तुम अपनी नाटक। और ये कहने के साथ साथ ही वो जैसे को लेके एक रूम पे आ जाता है। जैसे वो रूम पे आता है तो जैसे उसके पैर पकड़ने माफ़ी मांगने लग जाती है और कहने लगते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे जेनी के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं पता है, ना कि उसके डेथ के बारे में कुछ भी। जहाँ पे किम कहने लगता है कि मैंने तो एक बार भी तुमसे नहीं कहा कि उसकी डेथ हो चुकी है, और अभी तो यहाँ पे तुम अपने मुंह से खुद ही कन्फेस कर रहे हो। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे सारे एविडेंस लेके आया हूँ, और ये एविडेंस और कोई नहीं बल्कि उसका असिस्टेंट होता है, जो दिखते ही किम के सामने सारी सच्चाई उगड़ देता है। और असिस्टेंट को देख के ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत अच्छी खासी धुलाई पड़ी है। वो यहाँ पे कहना लगता है कि यहाँ पे मैडम ने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं सारे के सारे रिपोर्ट्स को फैब्रिकेट कर पाऊँ, और साथ ही साथ उसे माफ़ी मांगने भी शुरू कर देता है। वो जैसी बार बार कहने लगती है इसकी बातों पर प्लीज़ भरोसा मत करो, क्या पता इसी ने सब कुछ किया हो। असिस्टेंट कहने लगता है अब कि मैम अब बस करिए, सर को सब कुछ पता लग गया है, यहाँ पे झूठ बोलने का और कोई फ़ायदा नहीं है। गुस्से में आके जैसी उस असिस्टेंट को मारने के लिए जा रही थी, पर यहाँ पे किम उसे रोक ही देती है। किम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। वो जैसे से कहने लगता है कि अभी भी अगर तुम चुप रहे और सारी सच्चाई ना बताई तो फिर ये जो तुम्हारी आंखें हैं ना, मैं खुद अपने हाथों से नोच लूँगा। इसके साथ साथ उसे पकड़ के उसके आँखों में वो ज़ोर से प्रेस करने लगता है, जिस कारण से जैसे को इतना ज़्यादा पेन होता है कि वो सब सच्चाई एक एक करके उगड़ देता है और कहती है हाँ मैंने किया है उसकी रिपोर्ट्स को फैब्रिकेट, मैंने ही मारा है उसे, पर इसमें मेरी गलती क्या है? तुम भी तो शुरुआत से उसे नहीं चाहते थे ना, शुरू से ही तुमने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, मेरे सपोर्ट करके तुमने मेरे साइड लिया है। तुम्हें तो कभी भी जेनी पसंद ही नहीं थी, तो अभी तुम जेनी को लेके इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हो, इतना रिग्रेट क्यों कर रहे हो? इसके साथ साथ किम को पास्ट की कुछ बातें याद आ रही थी, जहाँ पे जेसी की गलती के कारण वो जेनी को चिल्ला रहा था, पर यहाँ पे जेनी कह रही थी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स को समझ सकती हूँ, पर मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी आर्ग्यू नहीं करूँगी। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे जेसी धीमे धीमे किम के पास आ जाती है और किम को ब्लेम करने लग जाता है कि अगर एक्चुअली में उसके मर्डर की कोई भी जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो किम। तुमने ज़बरदस्ती उसकी आंखों की सर्जरी करवाया था, तो तुम्हें नहीं लगता यहाँ पे गुनहगार मैं अकेली नहीं हूँ? जितना हाथ मेरा है उतना हाथ याद रखना तुम्हारा भी है। उसके बाद किम उसके गला फिर से दबोच लेता है और गुस्से में आके कहने लगता है मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। उसके बाद उसका गला पकड़ के वो दीवार की तरफ लेके जाके ऊपर उठा देता है, जिस कारण से ऑन द स्पॉट जैसे कि मौत हो जाती है। और इसे मारने के बाद तो किम पागलों के जैसे खुशी हो रही थी। वो कहने लगता है कि जेनी मैंने तुम्हारा रिवेंज ले लिया है, और वो पागलों जैसी हरकतें करने लग जाता है। वो उदास हो जाता है, कभी कभी खुश हो जाता है, तो उदास होकर वो बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें मारा है। मैं जेनी कह रही होती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, असल में मैं एक नोवेल के अंदर चली गई थी जहाँ पे आपकी डेथ हो गई थी पापा, पर मैंने अभी तो आपको बचा लिया है। उसकी ये बातें सुनकर उसका डैड मतलब अंकल यहाँ पे हंसने लग जाते हैं और कहने लगते हैं देखा बच्चों की तरह अगर पूरे दिन ऐसे कहानियाँ पढ़ते रहोगे तो ऐसा ही नतीजा होगा, तुम्हारे दिमाग में भी ये सब हावी हो गया है। दूसरी तरफ तो जेनी और भी ज़्यादा रो रही थी, जहाँ पे उसको काम डाउन करवाते हुए उसका पापा कहने लगता है ठीक है अब मत रो, मैं तुम्हारी सारी बात मानती हूँ, अब अगर तुम और भी ज़्यादा रोगे तो तुम्हारे फेस में स्वेलिंग हो जाएगा, और मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट सूप बनाई है, चलो जाके एक साथ पीते हैं हम। उसके डैड को जाने के बाद जेनी को एहसास होता है कि एक बार वो फिर से अपने पास्ट में आ चुकी है, जहाँ पे उसका पास्ट वो अब भुलाने वाली है, साथ में एक न्यू शुरुआत करने वाली है। और दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं जो आफ्टर लाइफ पहुँच चुका था, और वहाँ पे वो जेनी को पुकारने लग जाता है, पर वो मनी मन सोचने लगता है कि आफ्टर लाइफ जेनी मुझे क्यों ही देखना चाहेगी, क्योंकि उसकी जान तो अल्टीमेटली मेरी वजह से ही गई है ना। इतने में वहाँ पे वो छोटा सा नन्हा सा एंजल आ जाता है। वो कहता है क्या तुम जेनी से मिलना चाहते हो? तो किम यूजुअली कहता है हाँ। वहाँ पे वो एंजल फिर से कहने लगता है पर जेनी तो तुम्हारी दुनिया में है ही नहीं, वो तो अपनी दुनिया में लौट चुकी है। तुम्हारी दुनिया के लिए वो मर चुकी है, पर हमारी दुनिया के लिए वो अभी भी जिंदा है।
उसके जिंदा होने की बात सुन के वो थोड़ा सा खुश हो जाता है एकदम किम, और स्माइल लगे वो बार बार उस एंजल से रिक्वेस्ट करने लग जाता है, प्लीज़ एक बार मुझे उससे मिला दो, मुझे उसे इस लाइफ से फिर से रियल लाइफ में लेके जाना है। जहाँ पे वो एंजल कहता है कि ठीक है, पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुम्हारे पास 3 दिन है, अगर 3 दिन के अंदर जेनी ने सामने से तुम्हें आई लव यू कह दिया तो फिर तुम उसे लेके जा सकते हो अपनी वर्ल्ड में। पर अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो एक बात ध्यान से सुन लेना, ना तुम इस वर्ल्ड में रह पाओगे ना उस वर्ल्ड में, बल्कि तुम हेल के अंदर हमेशा अटक के रह जाओगे। यहाँ पे उसकी बात सुनने के बाद किम बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है और कहता है हाँ, मुझे मंजूर है तुम्हारी बातें और तुम्हारी सारी शर्त। और यहाँ पे तो एग्जैक्टली उसका ये कॉन्फिडेंट नहीं था, बल्कि उसका ओवर कॉन्फिडेंस था। जहाँ पे वो एंजल से फिर से कह रहा था कि जेनी ने 8 साल तक उसने मुझसे प्यार किया है, अगर मैं उसके पास जाके उसे समझाऊंगा, माफ़ी मांगूंगा, और एक चीज़ देखना, मुझे 3 दिन भी नहीं चाहिए होगा, बल्कि 1 दिन के अंदर मैं उसे मना के अपना मिशन कंप्लीट कर लूँगा। इसके बाद एंजल किम को लेके उस दुनिया में चले जाता है जहाँ पे जेनी एग्जिस्ट करती है। और उस दुनिया में आने के बाद वो बहुत सारे लोगों को एक साथ देखते हैं, जहाँ पे सारे लोग हाथ में जेनी के नाम का प्ले कार्ड लेके घूम रहा होता है और चीयर कर रहा होता है। साथ ही साथ इस न्यू वर्ल्ड के छान को भी हम देखते हैं, जहाँ पे उन लोगों के साथ छान भी जेनी का इंतज़ार कर रहा होता है। इस मौके को देखकर किम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि यहाँ पे सबके सामने वो जेनी से माफ़ी मांगेगा, उसे समझाएगा और जेनी खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लेगी और वैसे सबके सामने चली जाएगी। इतने में यहाँ पे एक लग्जूरियस कार आ जाती है, जहाँ पे जेनी निकलती है जहाँ से। और यहाँ के खड़े हुए सारे लोग चिल्लाने लगते हैं कि यहाँ पे छान और जेनी कितना ज़्यादा सुंदर लग रहे थे एक साथ, वो दोनों तो परफेक्ट हैं, वो दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। ये सारी बातें सुन के तो किम को समझ में नहीं आ रहा था कि असल में चल क्या रहा है यहाँ पे। कार से निकलने के बाद छान जेनी को लेकर अंदर की तरफ जा रही होती है, जहाँ पे पीछे से तो किम चिल्लाए जा रहा था जेनी जेनी करके। जैसे ही जेनी का ध्यान पीछे की तरफ जाता है देखने के लिए, और लोग इतने होते, वो लोग तो किम को एकदम धक्का ही मार देता है, जिस कारण से वो नीचे गिर जाता है। और जेनी को ऐसा लगता है कि शायद उसका बस कान बज रहा है, पर तुरंत ही वो खुद को समझा लेती है कि इस बार वो किम की आवाज़ तक नहीं सुनना चाहेगी, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से मूव ऑन कर चुकी है वो। हर यहाँ पे उसकी शादी ऐसे इंसान से होगी जो उसके लिए सबसे परफेक्ट है। हर यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को ही डिजर्व करते हैं। हर यहाँ पे वो और कोई नहीं बल्कि छान होता है। उसे देख के छान पूछने लग जाता है, आयु ओके? जहाँ पे जेनी कहने लगती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस हमारी शादी होने वाली है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा घबराहट काम करी है मेरे अंदर। जो सुन के छान कहने लगता है कि तुम नर्वस हो रहे हो, नर्वस तो मुझे होना चाहिए, मेरी लाइफ की सबसे अच्छे दिन अब से शुरू हो रहे हैं। और ये सारी बात पीछे से किम सुन लेती है, और ये सुनने के बाद उसका रिएक्शन है लाइक व्हाट, ऐसा तो कभी मुमकिन हो ही नहीं सकता है। जेनी सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है, किसी और से नहीं कर सकता। वो सारे भीड़ को काटते हुए अंदर जा ही रहा होता है कि वो गार्ड्स उसे रोक लेते हैं, जहाँ पे वो गार्ड्स उसे रोकते हुए कह देते हैं कि अंदर फैंस का जाना अलाउड नहीं है। जहाँ पे वो कहने लग जाता है कि मैं कोई जेनी की फ़ैन नहीं हूँ, बल्कि उसका हस्बैंड हूँ, मुझे आप लोग अंदर जाने दीजिए, मुझे उससे बात करनी है। उसकी बातें सुन के तो गार्ड्स हंसने लग जाते हैं, जहाँ पे किम कहने लगता है कि आप एक काम करिए, उसको बाहर बुला दीजिए, मैं बात कर लेती हूँ, तो फिर आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। पर यहाँ पे फिर भी गार्ड्स उसे अंदर जाने नहीं देते। वो लोग पीछे दिखा देते हैं, कह रहे हैं कि ओ पीछे जाओ और उधर खड़े रहो, और वही फैंस की जगह है। यहाँ पे सारे फैंस लाइन पे खड़े हुए हैं, तो फिर तुम भी अपने मौके का इंतज़ार कर सकते हो। जहाँ पे वो गुस्से में आके चिल्लाने लगता है कि जेनी मेरी वाइफ है, मैं तुम लोगों की बात क्यों सुनूं, मैं वार्निंग दे रहा हूँ, मुझे अंदर जाने दो, नहीं तो सच में तुम दोनों अपने जॉब गंवा बैठोगे। पर वो कुछ भी कोशिश कर ले, गार्ड्स उसे बिल्कुल भी अंदर जाने नहीं देते हैं। यहाँ पे किम बिल्कुल भी बातें नहीं मान रहे थे गार्ड्स के, जिस कारण से वो किम को धक्का दे देते हैं। जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि अभी भी अगर आप यहाँ से नहीं गए तो हम सच में आप लोगों को आपको जेल में भेज देंगे। रही बात यहाँ पे मिसेस जेनी की, उनका हस्बैंड छान है। आपको पता भी है मिस्टर छान कौन है? मिस्टर छान यहाँ के सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं।
उनके साथ बिल्कुल भी पंगा लेने की कोशिश मत करना। और जो गलती यहाँ पे की उनके सामने जेनी बहुत ही खूबसूरत वेडिंग गाउन पहन के और एक टियारा पहन के बैठी हुई थी, जब उसका डैड कह रहा है कि आज मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रहा है, मैं आज अपनी बेटी को शादी करता हुआ देख रहा हूँ और अब मैं चैन से मर सकता हूँ। उनकी बात सुन के जेनी कहने लगती है कि डैड आपको कितनी बार मना किया है मैंने, मरने के बाद बिल्कुल भी मत करिए। हाँ, यहाँ पे चांद भी कहता है कि अंकल आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूँगा, उसे कभी भी कोई तकलीफ़ होने नहीं दूँगा। अंकल कहते हैं कि मैं जानती हूँ तुम कितना डिज़र्विंग पर्सन हो, पर यहाँ पे जेनी ने एक बुरा सपना देख लिया था। हाँ, उसके बाद से बेचारी कुछ ज़्यादा ही इमोशनल बन चुकी हैं। जेनी जब उस दिन पास्ट में आ गई थी तो अंकल को उस घटना से लग छान आ जाता है और किम को एक पंच मार देता है, ये कहते हुए कि तुम कौन हो और अंदर तक तुम कैसे आ गए, अभी के अभी इस कमरे से बाहर निकलो। जहाँ पे किम गुस्से में कहता है क्या तुम मुझे नहीं जानते। जहाँ पे चान कहता है कि तुम हो ही सकते हो इसके बहुत बड़े फ़ैन, पर मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसके बाद वो सीधा जेनी से माफ़ी मांगने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, शायद मैंने सिक्योरिटी अच्छे से इंतज़ाम नहीं कर पाया, इस वजह से अंदर तुम्हारे स्टॉकर आ गए। इसके बाद वो बाहर से गार्ड्स को बुलाने लग जाता है और गार्ड्स किम को पकड़ भी लेते हैं, जहाँ पे किम कह रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, मैं उसका लवर हूँ, मैं यहाँ पे जेनी से बात करने के लिए आया हूँ। जहाँ पे जेनी कहती है कि कौन हो तुम, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तो अपना बकवास अपने पास तक ही रखो तुम। इसके बाद चान उसे बाहर जाने के लिए कहता है। हाँ, इसके बाद किम अपने पॉकेट से अंगूठी की बॉक्स को निकालते हुए जेनी को दिखाते हुए कहती है याद करो हमारी शादी हो चुकी है और ये हमारी एंगेजमेंट रिंग थी, हमारी शादी की 8 साल हो चुकी है और क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, तुम अभी भी इस बात को इग्नोर करोगी। ये सारी बातें सुनने के बाद जेनी कुछ भी नहीं कह रही थी, जहाँ पे किम बार बार कह जा रहा था कि प्लीज़ मेरी बातों को इग्नोर मत करो जेनी, मैं मानती हूँ तुम मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, मैं बहुत कुछ गलत किया है, मेरी गलती है सब, पर इसका मतलब तो ये नहीं ना कि तुम ऐसा प्रिटेंड करो कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो। और तुम्हें ये रिंग याद है ना, तुम कुछ भी हो जाए इस रिंग को कभी नहीं उतारते थे, चलो मैं तुम्हें फिर से ये रिंग पहना देती हूँ। और ये कहने के बाद वो जैसे ही जेनी की हाथ पकड़ के उसको ये रिंग पहना ही होता है, उससे पहले चान उसे धकेल देता है। वो कहता है कि मिस्टर देखिए आपको इधर कोई भी नहीं जानता है, सो प्लीज़ ये सब करना बंद करिए। इसके बाद चान गार्ड्स को इशारा करता है और गार्ड्स यूजुअली उसे लेके चला जाता है। और वो गार्ड्स बाहर आने के बाद हंसने लगते हैं उसके ऊपर कि हमने कहा था ना कि नाटक करना बंद करो, नहीं तो धक्का मार के यहाँ से निकाल दिया जाएगा तुम्हें। और इसके बाद किम वो गिरी हुई रिंग को लेने ही जा रहा था कि उसके हाथों के ऊपर गार्ड्स पैर रखते थे, पर फिर भी किम काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि वो उस रिंग को बचा पाया। उसके बाद वो जेनी के बारे में सोचता है और हंसते हुए कहता है कुछ भी हो जाए इस बार मैं जेनी को बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा, मैं वापस से उसे चेस करूंगा, मैं उसे एक हूँ। लाइट्स ऑफ हो जाते हैं तो जेनी को लग रहा था कि छाननी क्या हो और उसे अपने घर से बाहर निकालने के लिए कहती है और इतने में लाइट्स भी ऑन हो जाते हैं, जहाँ पे किम कहता है कि मुझे कभी भी नहीं लगा था तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव करोगी। जेनी कहने लगती है तुम यहाँ पे वापस क्यों आ गए और ऐसे तुम हो ही कौन, और यहाँ पे छान कहाँ पे है। और किम कहने लग जाता है कि अगर मान के चलो छान इस दुनिया में नहीं रहे तो फिर तुम क्या करोगे, क्या तुम मुझे मार दोगी। जहाँ पे जेनी कहती है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ और अपना बकवास बंद करो, अपना मुंह बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें सच में मार दूंगी। जहाँ पे वो बोलने लग जाता है कि तुम यहाँ पे जान की चिंता क्यों कर रहे हो, हम लोग तो 8 साल से एक साथ थे ना, तुम वहाँ पे मेरे लिए मेरी दुनिया में आए थे और यहाँ पे तुम मुझे पहचानने से ही इनकार कर रहे हो। जहाँ पे जेनी कहने लगती है कि वो तुम्हारी दुनिया थी पर ये मेरी दुनिया है और छान यहाँ पे मेरा हस्बैंड है, आखिर छान कहाँ पे है मुझे बता दो। उसके बाद तुरंत ही वो दूसरे रूम पे भाग के जाती है छान को देखने के लिए, जहाँ पे छान बेहोश की हालत में था और उसे किम ने बेहोश करके रखा था। जेनी उसे काफ़ी बार उठाने की कोशिश तो करती है पर वो इतना ही बेहोश की हालत में था कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और साथ ही साथ वो उठ भी नहीं पा रहा था। इतने में किम भी यहाँ पे आ जाता है और कहने लगता है तो फिर तुम अभी तक झूठ कह रहे थे, तुम्हें उस वर्ल्ड की सारी बातें याद है ना। जेनी कह रही थी हाँ मैंने प्रिटेंड किया, इसलिए किया जैसे कि तुम मेरे पीछा छोड़ दो। पर यहाँ पे किम अपनी गलतियों के लिए उसे माफ़ी मांगने लग जाता है और जेनी कहती है कि अपनी गलतियों को ना अपने पास ही रखो, तुम्हें अगर लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे साथ वापस उस वर्ल्ड में जाऊंगी तो तुम्हारी ये गलत फहमी है, मैं बिल्कुल भी कहीं पे भी नहीं जाने वाली हूँ।
किम कहने लगता है कि मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। जहाँ पे जेनी कहने लग जाते हैं, क्या मैं तुमसे प्यार करती हूँ? क्या मैंने एक बार भी तुमसे कन्फेस किया है? उसके बाद किम ने सारी चीज़ें याद करने लग जाती है, अभी तक जो जो चीज़ें जेनी ने उसके लिए की हैं। जहाँ पे जेनी कहने लगती है, देखो तुम्हारे वर्ल्ड पे मैं बस एक मिशन कंप्लीट करने के लिए गई थी, जहाँ पे मुझे 6 मिशन कंप्लीट करना था, और वो भी बस मेरे डैड की जान को बचाने के लिए। और वो सारे मिशंस तुम्हारे लिए था, और मैंने एक बार भी तुम्हारे आगे कन्फेस नहीं किया था, बल्कि तुम्हारे लिए सारी चीज़ें की थी। और ऐसे भी मुझे पता लग ही चुका है आखिर कि तुम किस लायक हो। किम को यहाँ पे उसकी कोई भी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए वो ज़बरदस्ती जेनी की मुंह पकड़ के वहाँ से घसीट के लेके जा रहा होता है। उसे समझ नहीं तुरंत ही वहाँ पे शान को होश हो जाता है, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे चल क्या। जान रोकने के लिए आता है तो किम तुरंत ही जेनी को स्पिन कर कर उसका गला दबोच लेता है और जान से कहता है, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो फिर मैं इसका गला दबा कर इस रिवर में कूद जाऊंगा। जान यहाँ पे कहता है, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए रेडी हूँ, प्लीज़ जेनी को कुछ भी मत करना। बाद में जेनी भी उसे कहता है कि प्लीज़ किम मुझे छोड़ दो, और किम उसे कहता है, यहाँ पे किम कहने लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के रिस्क लेके तुम्हें यहाँ पे लाया है ताकि तुम्हें मैं अपने साथ अपनी दुनिया में लेके जा पाऊँ, पर तुम्हें तो यहाँ पे मेरी कोई परवाह ही नहीं है, तुम्हें मेरा कोई फिक्र ही नहीं है। तुम यहाँ पे सब कुछ जान की वजह से कर रहे हो ना, पर मेरी बात मानो, जान यहाँ पे तुम्हारा फिक्र नहीं करता है, मैं तुम्हें ये प्रूव भी कर सकती हूँ। इसके बाद वो छान को कहने लगता है कि अगर तुम जेनी से प्यार करते हो तो अभी कभी इस रिवर में कूद जाओ, तो फिर मैं यहाँ पे जेनी को छोड़ दूंगा, पर अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं खुद गिर जाऊंगा इस पे, और वो भी जेनी को लेकर। इसके बाद छान उस रिवर की तरफ जाने लगता है जहाँ पे जेनी उसे बार बार रोक रही थी, पर छान यहाँ पे नहीं सुनता उसके बाद, और वो उस रिवर में कूद नहीं वाला था। पर यहाँ पे तुरंत ही जेनी कहने लग जाते हैं, ठीक है मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे वर्ल्ड में जाने के लिए रेडी हूँ, ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। ये सुन के तो किम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद जेनी पास्ट की हर एक बातें बताने लग जाती है, जहाँ पे जेनी पूरी लाइफ बस कोशिश ही करती रही हमेशा किम की अप्रिसिएशन पाने की, उसे खुश करने की, जैसे कि किम उसके साथ रहे, पर ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। मैं उस दुनिया में तुम्हारे साथ जाने के लिए रेडी हूँ, पर एक बात याद रखना, तुम्हारे उस दुनिया में जाते ही मैं इस दुनिया में अपनी जान दे दूँगी। इसके बाद ना मेरा इस दुनिया में ना मेरा उस दुनिया में, मैं किसी भी दुनिया में जाना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर किम गुस्से में एक चाकू निकाल लेता है और जोर से कहने लगता है, तो फिर उस दुनिया में ले जाके तुम्हें मैं क्या ही करूँगा, इससे अच्छा यही होगा मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने ही मर जाऊँ। और वो खुद की जान देने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे जेनी उसे रोकने की कोशिश तो करते हैं, पर गलती से वो चाकू उसके हाथ में लग जाता है। उसके बाद जेनी उसे ढकेल देता है और छान के पास चला जाता है। इसके बाद छान यहाँ पे पुलिस को बुला नहीं जा रहा था, पर किम कहती है, इस सब की अब कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब मुझे पता चल चुका है मेरी गलतियों का क्या परिणाम है। पर मैं सच में खुश हूँ कि कम से कम जेनी मेरे साथ 8 साल तो थी, भले ही मैं अब तक उसे पहचान ना पाई हूँ, पर देखना अगले जन्म में मैं ज़रूर तुम्हारा हस्बैंड बनूंगा। और ये बोलने के साथ साथ ही धीमे धीमे किम वैनिश होने लगता है और जेनी अचानक से बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब उसे होश आता है तब वो उठ के ही जान को पहले हग करने लग जाती है। जहाँ पे जान कहने लगता है कि देखो चाहे कुछ भी हो जाता, मैं किम के हवाले तुम्हें बिल्कुल नहीं करने वाला था, क्योंकि मुझे सब पता है किम के साथ और तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं हुआ है, और मैं वापस से तुम्हें मरता हुआ देख नहीं सकता। इसी के साथ साथ हमें ये पता लगता है कि जान को भी पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ पता है, पर यहाँ पे वो इस बात को बाहर नहीं निकलता है। हर जेनी तो चान को एकदम हक करने लग जाता है, जहाँ पे चान कहने लगता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अब कभी भी तुम्हें परेशानी उठाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा, मैं आखिर तक तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, हमेशा तुमसे लॉयल्टी निभाऊंगा और हमेशा तुम्हारे सपोर्ट करूँगा, और ऐसे ही हमारी लाइफ बहुत अच्छे चलने वाला है आगे। और यहाँ पे इसके बाद दोनों एक दूसरे को हक करने लग जाते हैं और जेनी को अपनी डिजर्विंग एक्चुअली लाइफ मिल जाती है। और ऐसे सिंपली ये ड्रामा को ये ड्रामा कैसे लगा, आज के लिए बाय बाय।